नमस्ते दोस्तों, आज जो केस हम डिस्कस करने वाले हैं वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केरल का जो सबसे उत्तरी जिला है वो है कसोरगढ़। अब कसोरगढ़ जिले के एक तरफ समुद्र है और दूसरी तरफ कर्नाटका है। और इस मठ की अगर हम यहाँ बात करते हैं श्री केशवानंद भारती की, तो वो यहाँ के एक मठ के मठाधीश थे। और ये मठ कहाँ पर स्थित था? ये मठ स्थित था एडनीर जगह पर, और ये बेसिकली एक शैव मठ था। और भारत में आपको पता है कि मठों का इतिहास काफी पुराना है। और अगर हम एडनीर के इस शैव मठ की बात करते हैं तो इसका इतिहास करीबन 1200 वर्ष पुराना था। ओके, और ये जो हमारे केशवानंद भारती यहाँ के मठाधीश थे, इन्होंने 19 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया था। संन्यास ग्रहण करने के बाद जब वो इस मठ में थे तो उनके गुरु की जब मृत्यु हुई तो उन्होंने 20 वर्ष से कुछ ही ज्यादा थे, 20-22 वर्ष की उम्र में उन्होंने उनका स्थान ग्रहण कर लिया था। और लगभग इतने लंबे समय से वो मठाधीश के पद पर आसीन थे। अब जब मठाधीश की बात कर रहे हैं तो यहाँ केवल ये भक्ति से ही जुड़ा हुआ नहीं था, इसके साथ ही बहुत सारे कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में इस मठ का काफी योगदान है। कई प्रकार के व्यवसायों में भी इन्होंने शिरकत की हुई थी। तो इस प्रकार से ये मठाधीश था जो आध्यात्म के साथ साथ अन्य बहुत से ऐसे कार्य थे जिसमें वो शामिल था। अब हम बात करते हैं केशवानंद भारती जी की। अब ये 20 वर्ष से ही कुछ ज्यादा उम्र में, मतलब 20-22-24 की उम्र में इन्होंने मठाधीश का पद भार ग्रहण कर लिया था। और लंबे समय तक वो इस मठ के मठाधीश के तौर पर आसीन थे। और इनका जो अगर आप पूरा नाम सुनेंगे ना, तो जिसे हमने जनरली कभी डिस्कस नहीं किया होगा, इनका पूरा नाम है श्रीमद जगत गुरु श्री श्री शंकराचार्य तोतकाचार्य श्री केशवानंद जी भारती पदंगलावारू। It was the complete name of श्री श्री केशवानंद भारती जी महाराज। इनको इतने लंबे संबोधन से बुलाया जाता है। ओके, तो इस तरीके से केशवानंद भारती की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में ये मठ कार्य कर रहा था। संस्कृति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में काफी कार्य कर रहा था। इस मठ के पास अगर हम बात करें तो काफी बहुत मतलब कहा जाता काफी जमीन थी। ठीक है, मठ के नाम पर काफी जमीन थी। अब हुआ ये कि जब ये बहुत लंबे समय तक व्यवसाय करता रहा, व्यवसाय को भी संचालित किया, तो जो 60 से 70 के दशक में जो कासरगोड में ये जो मठ था, शैव मठ एडनीर में, इसके पास हजारों एकड़ जमीन थी। और उसी समय EMS नंबूरीपाद के नेतृत्व में केरल की जो वामपंथी सरकार थी, उन्होंने एक सुधार का कार्यक्रम चला रही थी। ठीक है, उनके प्रयास जारी थे कि समाज के हर तबके में एक समान वितरण होना चाहिए संपत्तियों का। तो इसलिए उन्होंने जितनी भी जो जमींदार थे, जो मठ थे, उनकी जो जमीन थी वो अधिग्रहण करते जा रहे थे। जब उन्होंने बहुत सारी जमीनों का अधिग्रहण किया तो जब उसी दौरान उसी कार्यक्रम की चपेट में क्या आ गया, ये जो मठ जो था, जो शैव मठ था एडनीर में स्थित, जिसके केशवानंद भारती जी जिसके मठाधीश थे, उस चपेट में ये वाला इनकी जो जमीन थी, इस मठ की जो जमीन थी वो भी आ गई। ओके, तो इस सरकार के द्वारा अधिग्रहण को चुनौती दी गई थी केशवानंद भारती के द्वारा। तो ये था इस केस का इतिहास कि क्या जरूरत पड़ी कि केशवानंद भारती जो एक मठ के मठाधीश थे, उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। केशवानंद भारती में अब मूल प्रश्न यही था कि क्या संसद की शक्ति संविधान का असीमित संशोधन करने के लिए थी? तो अब हम बात करते हैं, क्या संसद को पूर्ण अधिकार है या असीमित शक्तियां हैं हमारे संसद के पास कि वो जब चाहें, जैसे चाहें हमारे संविधान को संशोधित कर सकती हैं। ओके, तो और दूसरा, या फिर हम इसे इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि क्या संसद संविधान के किसी भी हिस्से को रद्द कर सकता है, बदल सकता है या संशोधित कर सकता है?
चाहे उसमें मूल अधिकारी क्यों ना आता हो। क्योंकि जिस समय ये केशवानंद भारती केस आया था उस समय संपत्ति का अधिकार भी मूल अधिकारों में शामिल था। अगर हम अनुच्छेद 368 को पढ़ते हैं, आर्टिकल 368 की हम बात करते हैं, तो उसको साधारण रूप से अगर पढ़ा जाता है तो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन के लिए संसद की शक्ति पर कोई सीमा या कोई लिमिटेशंस निर्धारित नहीं की गई थी। उस अनुच्छेद में ऐसा कोई भी नहीं था, ठीक है ना। तो संसद की शक्ति पर कोई सीमा नहीं थी। 368 में ऐसा कुछ नहीं था जिससे संसद को एक नागरिक के भाषण की स्वतंत्रता यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार छीनने से रोका जा सके, ठीक है। अब जब केशवानंद भारती फैसला जब हमारे सामने आया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया, तो 1973 में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने 13 न्यायाधीशों की एक पीठ यानी बेंच बनाई और अपने संवैधानिक रुख में कुछ संशोधन किया और क्या कहा कि संविधान संशोधन के अधिकारों पर, जो संविधान संशोधन का जो हमारे संसद का अधिकार है, उस पर एकमात्र यह प्रतिबंध है कि वो संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचा सकता। ओके, बहुत सारे अंतर विरोध हैं इसमें, लेकिन आज के समय में भी ये डिसीजन एक मार्गदर्शक, एक पथ प्रदर्शक के रूप में बना हुआ है। ओके, तो केशवानंद भारती के केस में करीबन 68 दिन तक लगातार सुनवाई हुई। ओके, और ये जो तर्क वितर्क है वो 31 अक्टूबर 1972 से शुरू हुए और 23 मार्च 1973 को जाके खत्म हुए। 24 अप्रैल को जस्टिस सीकरी और जो उनके साथ जो अन्य सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे उनके साथ मिलकर डिसीजन दिया गया और एक ऐतिहासिक निर्णय हमारे सामने आया। संविधान की अगर संरचना के अगर हम कुछ मूलभूत तत्वों की अगर हम बात करें जिसमें 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो अगर हम बात करें 12, अगर जब हम आधारभूत ढांचा या अगर हम एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में आता क्या है, उसमें आता है संविधान की सर्वोच्चता, उसमें आती है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स, गणराज्यात्मक और लोकतांत्रिक रूप वाली सरकार, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष चरित्र हमारे संविधान का, राष्ट्र की एकता और अखंडता और जो हमारी संसदीय प्रणाली है, व्यक्ति की गरिमा एवं जो मौलिक अधिकार है, जो नीतिक निर्देशक तत्वों के बीच में जो सौहार्द और संतुलन हमारा बना हुआ है, जो बैलेंस बना हुआ है, और जो न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, ठीक है, और एक कल्याणकारी राज्य की प्रस्तावना, ठीक है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, इन सब चीजों को मूल अधिकारों में रखा गया है। तो यहाँ पे जो फाइनली जो डिसीजन लिया गया वो यही था कि जो मुख्य बिंदु थे केशवानंद भारती के वो यही थे कि 13 न्यायाधीशों वाली जो हमारी जो संविधान पीठ थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, उसमें ये 7:6 से बहुमत से निर्णय लिया गया कि आधारभूत ढांचा यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे नहीं चेंज किया जा सकता और संसद के द्वारा से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। और आधारभूत ढांचा या आधारभूत संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज मेड इन केशवानंद भारती केस। अभी के आधारभूत ढांचे की जब हम बात करें तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो दोस्तों इसकी इम्पोर्टेंस है कि किसी भी देश की जो मौलिक नियम है, ठीक है, या जो किसी भी देश की जो मुख्य विधि है वो आपको कहाँ पे मिलेगी, वो सारी आपको विधि आपको मिलेगी उस देश के संविधान में। संविधान वो एक दस्तावेज है, एक ऐसा आधार है जिसके आधार पर बाकी कानून बनाए जाते हैं। तो हमारी जो मेन विधि है, जो मुख्य विधि है, वो है हमारा संविधान, और संविधान को ही एक बेस रखकर, एक आधार रख के बाकी कानूनों का निर्माण किया जाता है। तो संविधान के कुछ भागों को अन्य विधियों की तुलना में यानी ज्यादा महत्व दिया जाता है, और संविधान में भी अगर बात की जाए तो कुछ विधियां ऐसी हैं जो संविधान के संशोधन और संविधान की रक्षा करती है। ऐसा ना हो कि जिस संविधान को जिस भावना के साथ हमने निर्मित किया था वो ही हम हटा दें उससे।
ओके, तो आधारभूत संरचना का अगर हमें महत्व देखना है तो एसआर बोमई का जो केस है, एसआर बोमई बनाम भारत सरकार का जो केस था 1994 का, उससे समझ सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद राष्ट्रपति द्वारा जो भाजपा सरकारों की जो बर्खास्तगी थी उसको बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इन सरकारों की जो बर्खास्तगी है धर्मनिरपेक्षता के लिए आवश्यक है। आधारभूत ढांचे की आलोचना भी की गई। अगर आलोचना की गई थी, इसमें कहा गया कि आलोचक जो थे, इसके जो क्रिटिसाइज किया गया तो उस आधार पे किया गया कि जो न्यायाधीश जो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, संसद द्वारा पारित किए गए संविधान के संशोधन को अवैध घोषित करके न्यायिक अतिक्रमण करते हैं, एनक्रोचमेंट कर रहे हैं। उनके पास तो पावर ही नहीं है, वो ऐसा कैसे डिसाइड कर सकते हैं, जबकि समर्थक जो थे इस डिसीजन के, उन्हें बहुलवाद और अधिनायकवाद के खिलाफ सुरक्षा के रूप में माना। तो इस प्रकार से दो अलग अलग तरह की जो विचारधारा है केशवानंद भारती का, देखिए जहां भी कोई भी जजमेंट दिया जाता है तो पॉजिटिव नेगेटिव आपको दोनों तरह के आपको कमेंट सुनने को मिलते हैं, वो यहाँ वही हुआ। लेकिन उस सभी के बावजूद, सारे विरोधों के बावजूद, आज भी जो केशवानंद भारती केस है एक मुख्य रूप से अपनी राह बनाए हुए है। आगे की राह के लिए देखा कि भारतीय संविधान की आज़ादी के करीबन 70 वर्षों बाद भी एक जो जीवंत दस्तावेज है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना अस्तित्व बनाए हुए है, और जो भारत की जो न्यायपालिका है और जो भारत का जो संवैधानिक व्याख्या है उसकी प्रक्रिया अनवरत विकास कर रही है। ठीक है, तो अब भारत की जो न्यायपालिका का उद्देश्य क्या है कि पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। ओके, तो संतुलन बनाए रखने के लिए और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। तो केशवानंद भारती का ये जो केस है एक लीडिंग जजमेंट के रूप में हमारे सामने है, और 1973 में ये डिसाइड किया गया और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इसमें दिया गया। ओके, तो एक महत्वपूर्ण जजमेंट जो हमने देखा। आगे की क्लासेस में हम और दूसरे जजमेंट्स हम देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच।